भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 306 जो कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति पावर टू इश्यू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन से संबंधित है। वॉन्ट्स धारा 306 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। यह धारा स्पष्ट करती है कि कारागार से कैदियों को अदालत में बुलाने के प्रावधानों के बावजूद न्यायालय के पास अभी भी यह शक्ति है कि वह जेल में बंद किसी व्यक्ति की गवाही लेने के लिए कमीशन जारी कर सके, यानी उसे अदालत में लाने के बजाय जेल में ही उसकी गवाही दर्ज की जाए। इस अध्याय के प्रावधान न्यायालय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे कि वह धारा 319 के अधीन किसी कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए एक कमीशन जारी करे, और अध्याय XHV के भाग ख के प्रावधान कारागार में ऐसे किसी व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होते हैं। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। इस अध्याय के प्रावधानों का प्रभाव। यह धारा कहती है कि इस अध्याय बंटे साहिब जो जेल में बंद व्यक्तियों को अदालत में पेश करने से संबंधित है में जो भी प्रावधान हैं वे न्यायालय की मौजूदा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे। वे न्यायालय की एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति को कम नहीं करेंगे। कौन सी शक्ति? यह शक्ति है धारा 319 के तहत कमीशन जारी करने की शक्ति। कमीशन जारी करना, इसका मतलब है कि न्यायालय किसी अधिकारी को, जैसे एक स्थानीय आयुक्त या एक अन्य मजिस्ट्रेट को नियुक्त करता है ताकि वह किसी विशेष स्थान पर जाकर गवाह की गवाही दर्ज कर सके, बजाय इसके कि गवाह को अदालत में आना पड़े। किसकी गवाही के लिए? किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही के लिए जो किसी कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध है, यानी जेल में बंद है। क्यों? साक्षी के रूप में परीक्षा, एग्जामिनेशन एज अ विटनेस के लिए लागू होने वाले नियम अध्याय XHV के भाग ख पार्ट बी ऑफ चैप्टर XHV के प्रावधान जो आमतौर पर गवाहों की कमीशन पर परीक्षा से संबंधित है। कैसे लागू होंगे? वे कारागार में ऐसे किसी व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होते हैं, यानी नियम सामान्य कमीशन परीक्षा के समान ही होंगे, भले ही गवाह जेल में हो। इस धारा का महत्व, लचीलापन और व्यावहारिकता। यह न्यायालय को कैदियों की गवाही लेने के लिए एक लचीला और व्यावहारिक विकल्प प्रदान करती है। हर बार कैदी को शारीरिक रूप से अदालत में लाना हमेशा संभव या उचित नहीं होता, खासकर यदि वे गंभीर रूप से बीमार हों, बहुत खतरनाक हों या यदि अदालत बहुत दूर हो। सुरक्षा और लागत बचत। कैदी को जेल से अदालत तक ले जाने में सुरक्षा जोखिम और उच्च लागत शामिल होती है। कमीशन जारी करने से इन जोखिमों और लागतों को कम किया जा सकता है। न्यायिक दक्षता। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित न हो और गवाहों की गवाही, भले ही वे जेल में हों, समय पर ली जा सके। अपवाद नहीं बल्कि पूरक। यह धारा स्पष्ट करती है कि जेल से कैदियों को पेश करने की शक्ति धारा 302 और कमीशन जारी करने की शक्ति धारा 319 एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे का खंडन करती हैं। न्यायालय अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करके चुन सकता है कि कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। संक्षेप में धारा 306 यह स्पष्ट करती है कि कारागार में बंद किसी व्यक्ति की गवाही लेने के लिए न्यायालय के पास अभी भी धारा 319 के तहत कमीशन जारी करने की शक्ति है, और ऐसा करने पर अध्याय XXV के भाग ख के कमीशन से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। यह प्रावधान कैदियों की गवाही लेने में लचीलापन और दक्षता सुनिश्चित करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 307 जो न्यायालयों की भाषा, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स से संबंधित है। धारा 307 न्यायालयों की भाषा। यह धारा स्पष्ट करती है कि राज्यों के भीतर उच्च न्यायालयों के अलावा
अन्य अदालतों में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा। राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के अलावा राज्य के भीतर प्रत्येक न्यायालय की भाषा क्या होगी। सरल शब्दों में समझने के लिए इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत जब भी किसी न्यायालय की भाषा की बात आएगी तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को छोड़कर राज्य के भीतर की सभी अन्य अदालतों जैसे सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय आदि के लिए न्यायालय की भाषा क्या होगी यह तय करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तय कर सकती है कि राज्य के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा हिंदी होगी, जबकि महाराष्ट्र सरकार मराठी को आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित कर सकती है। धारा का महत्व, क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान। यह धारा राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी अदालतों में उपयोग करने की अनुमति देकर भाषाई विविधता और क्षेत्रीय पहचान का सम्मान करती है। पहुंच और समझ। स्थानीय आबादी के लिए अदालती कार्यवाही को समझना आसान हो जाता है जब प्रक्रिया उनकी अपनी भाषा में संचालित होती है। इससे न्याय तक उनकी पहुंच बढ़ती है। प्रशासनिक सुविधा। यह राज्य सरकारों को अपनी प्रशासनिक और न्यायिक आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा चुनने की सुविधा प्रदान करती है। उच्च न्यायालय का अपवाद। उच्च न्यायालयों के लिए भाषा का निर्धारण आमतौर पर संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत होता है, जिसमें प्रावधान है कि संसद जब तक अन्यथा कानून न बनाए उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। धारा 307 इसी संवैधानिक स्थिति के अनुरूप उच्च न्यायालयों को अपने दायरे से बाहर रखती है। संक्षेप में, धारा 307 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह अपने राज्य के भीतर उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायालय की भाषा निर्धारित करे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 308 जो अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाना, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, से संबंधित है। धारा 308 अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाना। यह धारा आपराधिक मामलों में साक्ष्य रिकॉर्ड करने के एक मूलभूत सिद्धांत को स्थापित करती है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति अनिवार्य है, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न हो। विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान लिया गया सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई हो तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित स्थान पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी शामिल है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। सामान्य नियम, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। यह नियम तब तक लागू होगा जब तक कि संहिता में कोई और धारा स्पष्ट रूप से कुछ अलग न कहे, जैसे कमीशन पर गवाही। क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? मुकदमे, ट्रायल या किसी अन्य कार्यवाही, अदर प्रोसीडिंग के दौरान दिया गया सभी साक्ष्य, ऑल एविडेंस। किसकी उपस्थिति में? 1. अभियुक्त की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। यह मुख्य नियम है। आरोपी को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना चाहिए जब उसके खिलाफ या उसके पक्ष में कोई सबूत दर्ज किया जा रहा हो। 2. या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई हो तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में, और when his personal attendance is dispensed with in the presence of his advocate। यदि अदालत ने आरोपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी है, जो कुछ परिस्थितियों में अनुमत है, खासकर छोटे अपराधों में या जब आरोपी अदालत से बहुत दूर हो, तो उसका वकील मौजूद होना चाहिए। 3. ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंक्लूडिंग थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। यह एक आधुनिक प्रावधान है। आरोपी या उसके वकील की उपस्थिति शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है। यह सुविधा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक निर्धारित स्थान, डेजिग्नेटेड प्लेस, से प्रदान की जाएगी, जैसे जिला जेल में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष। महत्व, यह नियम
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को यह जानने का अवसर मिले कि उसके खिलाफ क्या सबूत पेश किए जा रहा है और वह या उसका वकील उस पर आपत्ति या जिरह कर सके। परंतु प्रोवाइजो परंतु जहां 18 वर्ष से कम आयु की महिला का साक्ष्य दर्ज किया जाना है जिसके साथ बलात्कार या कोई अन्य यौन अपराध किया गया है, वहां न्यायालय उपयुक्त उपाय कर सकता है ताकि ऐसी महिला का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त के प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार को भी सुनिश्चित किया जा सके। सरल शब्दों में यह एक विशेष अपवाद है जो 18 साल से कम उम्र की महिला पीड़ित जो बलात्कार या यौन अपराध की शिकार हो की गवाही से संबंधित है। ऐसे मामलों में अदालत उपयुक्त उपाय अप्रोप्रिएट मेजर्स कर सकती है ताकि गवाही देते समय उस महिला का अभियुक्त से सीधे सामना न हो, नॉट कन्फ्रंटेड बाय द अक्यूज्ड। यह पीड़ित को मनोवैज्ञानिक आघात से बचाने के लिए है। लेकिन साथ ही अदालत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अभियुक्त के प्रति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार बना रहे, यानी आरोपी या उसके वकील को गवाह से सवाल पूछने का अपना अधिकार नहीं खोना चाहिए, भले ही गवाह और आरोपी सीधे आमने सामने न हों। उदाहरण, अदालत स्क्रीन का उपयोग कर सकती है या आरोपी को एक अलग कमरे में बैठा सकती है जहां से वह वीडियो लिंक के माध्यम से गवाह को देख और सुन सके और अपने वकील के माध्यम से प्रश्न पूछ सके। महत्व, यह प्रावधान न्यायपालिका को पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है, विशेष रूप से यौन अपराधों में बच्चों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, जबकि अभियुक्त के संवैधानिक अधिकारों का भी सम्मान करता है। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन। इस धारा में अभियुक्त एक्यूज्ड में एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसके संबंध में इस संहिता के अधीन अध्याय 9 चैप्टर 9 के अधीन कोई कार्यवाही शुरू की गई है। सरल शब्दों में इस धारा 308 में जहां भी अभियुक्त एक्यूज्ड शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें केवल वही व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर किसी आपराधिक अपराध का आरोप लगा है, बल्कि इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 9 चैप्टर 9 के तहत कोई कार्यवाही शुरू की गई है। अध्याय 9 आमतौर पर पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण, मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स से संबंधित है। महत्व, यह स्पष्टीकरण इस बात को सुनिश्चित करता है कि भरण पोषण जैसे अर्ध आपराधिक या दीवानी प्रकृति के मामलों में भी, जिसमें अध्याय 9 के तहत कार्यवाही होती है, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान संबंधित व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्यवाही है या उसके वकील की उपस्थिति अनिवार्य है, जिससे निष्पक्षता बनी रहे। इस धारा का समग्र महत्व निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत, यह आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल के मूलभूत सिद्धांत को मजबूत करती है। आधुनिक तकनीक का समावेश, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को शामिल करके यह धारा न्यायिक प्रक्रियाओं में तकनीकी प्रगति को स्वीकार करती है, जिससे दक्षता बढ़ सकती है और भौतिक उपस्थिति की बाधाएं कम हो सकती हैं। पीड़ितों की संवेदनशीलता, यह कमजोर गवाहों, विशेषकर यौन अपराधों की नाबालिग महिला पीड़ितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान करती है, जबकि अभियुक्त के अधिकारों को भी बनाए रखती है। दायरे का विस्तार, स्पष्टीकरण अभियुक्त शब्द के दायरे को बढ़ाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भरण पोषण जैसे मामलों में भी साक्ष्य रिकॉर्ड करते समय उचित प्रक्रिया का पालन हो। संक्षेप में धारा 308 यह अनिवार्य करती है कि आपराधिक मुकदमे या अन्य कार्यवाही में सभी साक्ष्य अभियुक्त या उसके वकील की उपस्थिति में लिए जाएं, जिसमें ऑडियो वीडियो माध्यम भी शामिल है। इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद 18 वर्ष से कम आयु की यौन अपराध की महिला पीड़िता के लिए है,
जहां न्यायालय ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसका अभियुक्त से सीधा सामना न हो, जबकि अभियुक्त के जिरह के अधिकार को बनाए रखा जाए। इस धारा में अभियुक्त शब्द में भरण पोषण संबंधी कार्यवाही में शामिल व्यक्ति भी शामिल है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 309, जो समन मामलों और जांचों में अभिलेख, रिकॉर्ड इन समन्स केसेस एंड इंक्वायरीज से संबंधित है। धारा 309, समन मामलों और जांचों में अभिलेख। यह धारा उन प्रक्रियाओं का वर्णन करती है जिनका मजिस्ट्रेट को कुछ विशिष्ट प्रकार के मामलों और जांचों में साक्ष्य दर्ज करते समय पालन करना होता है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित करना है। एक, मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सभी समन मामलों में धारा 164 से 167 दोनों सहित के अधीन सभी जांचों में और विचारण के दौरान के अलावा धारा 441 के अधीन सभी कार्यवाहियों में मजिस्ट्रेट प्रत्येक गवाह की परीक्षा आगे बढ़ने के साथ न्यायालय की भाषा में साक्ष्य के सार का एक झापन, मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस, बनाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ किन मामलों पर लागू? 1, सभी समन मामलों में, ऑल समन्स केसेस, ऐसे मामले जहां अपराध की अधिकतम सजा 2 साल तक का कारावास है। 2, धारा 164 से 166 के अधीन सभी जांचों में, ऑल इंक्वायरीज अंडर सेक्शंस 164 टू 167। ये धाराएं आमतौर पर स्वीकारोक्ति, कन्फेशन और बयानों को दर्ज करने और पुलिस हिरासत से संबंधित जांचों से जुड़ी होती हैं। 3, धारा 451 के अधीन सभी कार्यवाहियों में, ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 451। यह धारा न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत में व्यक्तियों की वैध हिरासत से संबंधित है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति के मामले, लेकिन यह तब लागू होती है जब कार्यवाही किसी मुकदमे के दौरान न हो। ओ क्या करना है? मजिस्ट्रेट को प्रत्येक गवाह की गवाही आगे बढ़ने के साथ ही यह काम करना है। ओ क्या बनाना है? साक्ष्य के सार का एक झापन, मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। इसका मतलब है कि गवाह ने जो कुछ भी कहा है उसकी पूरी शब्द दर शब्द रिकॉर्डिंग की बजाय मजिस्ट्रेट को उसकी गवाही की मुख्य बातें या सारांश नोट करना होगा। ओ किस भाषा में? यह झापन न्यायालय की भाषा में बनाया जाएगा, जैसा कि धारा 307 में निर्धारित है। परंतु प्रोवाइजो, यदि मजिस्ट्रेट स्वयं झापन नहीं बना पाता है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसा झापन बनाने में असमर्थ है, तो वह अपनी असमर्थता का कारण दर्ज करने के बाद खुले न्यायालय में लिखित रूप में या अपनी श्रुतालेख से ऐसा झापन बनवाने का आदेश देगा। ओ सरल शब्दों में, यदि किसी कारणवश जैसे स्वास्थ्य, लेखन गति आदि मजिस्ट्रेट खुद हाथ से झापन नहीं बना पाता है, ओ तो उसे अपनी इस असमर्थता का कारण रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा। ओ और फिर वह किसी और से, जैसे अपने क्लर्क से, खुले न्यायालय ओपन कोर्ट में या तो लिखित रूप में गवाह की गवाही नोट करते हुए या अपनी डिक्टेशन श्रुतलेख के माध्यम से वह झापन बनवाएगा। ओ यह सुनिश्चित करता है कि साक्ष्य का रिकॉर्ड फिर भी बना रहे, भले ही मजिस्ट्रेट स्वयं उसे न लिख सके। 2, ऐसा झापन मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होगा और अभिलेख का हिस्सा बनेगा। सरल शब्दों में, ओ गवाही का जो सारांश झापन बनाया गया है उस पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होने चाहिए। ओ एक बार हस्ताक्षरित हो जाने के बाद वह झापन मामले के आधिकारिक रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाएगा। द इस धारा का महत्व, त्वरित न्याय और दक्षता। यह धारा समन मामलों और जांचों में प्रक्रिया को सरल बनाती है। चूंकि ये मामले अक्सर कम गंभीर होते हैं, विस्तृत शब्द दर शब्द रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे समय और संसाधन बचते हैं। दस्तावेजीकरण और जवाबदेही। साक्ष्य के सार का झापन बनाए रखने से यह सुनिश्चित होता है कि भले ही पूरी गवाही दर्ज न की जाए, मुख्य बिंदुओं का एक स्थायी रिकॉर्ड मौजूद है। यह मजिस्ट्रेट को जवाबदेह भी बनाता है। न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता। साक्ष्य का सारांश न्यायालय की भाषा में दर्ज किया जाता है और मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होता है, जो इसकी प्रामाणिकता और आधिकारिकता को बढ़ाता है। लचीलापन परंतु प्रोवाइजो।
मजिस्ट्रेट को व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्डिंग का कर्तव्य पूरा हो। आइलिंडी ऑन्डी नंडन 18 अंडेंग। संक्षेप में, धारा 309 यह अनिवार्य करती है कि मजिस्ट्रेट समन मामलों, कुछ विशिष्ट जांचों, धारा 164 और धारा 421 के तहत अन्य कार्यवाहियों में प्रत्येक गवाह की गवाही का एक संक्षिप्त सारांश झापन न्यायालय की भाषा में बनाएगा। यदि मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे कारण दर्ज करना होगा और इसे किसी अन्य व्यक्ति से बनवाना होगा। यह झापन मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होगा और मामले के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 310, जो वारंट मामलों में अभिलेख, रिकॉर्ड इन वारंट केसेस से संबंधित है। यह धारा मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करती है। वारंट मामले आमतौर पर समन मामलों से अधिक गंभीर होते हैं, जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक के कारावास की सजा हो सकती है। एंड देन धारा 310 वारंट मामलों में अभिलेख। यह धारा सुनिश्चित करती है कि वारंट मामलों में, जो कि अधिक गंभीर प्रकृति के होते हैं, साक्ष्य को विस्तृत और सटीक तरीके से दर्ज किया जाए। 1. मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारित सभी वारंट मामलों में प्रत्येक गवाह का साक्ष्य, जैसे ही उसकी परीक्षा आगे बढ़ती है, लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। यह या तो मजिस्ट्रेट स्वयं करेगा या खुले न्यायालय में उसकी श्रुत लेख से, बाय हिज डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, या जहां वह शारीरिक या अन्य अक्षमता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है तो उसके निर्देश और पर्यवेक्षण में उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सरल शब्दों में, जब मजिस्ट्रेट किसी वारंट मामले की सुनवाई कर रहा हो, तो प्रत्येक गवाह का साक्ष्य, गवाही, जैसे जैसे गवाही आगे बढ़ती है, लिखी जाएगी। यह लेखन कौन कर सकता है? वेन मजिस्ट्रेट खुद। 2. मजिस्ट्रेट की डिक्टेशन पर खुले न्यायालय में, यानी मजिस्ट्रेट बोलता जाएगा और कोई और उसे लिखता जाएगा। 3. यदि मजिस्ट्रेट किसी शारीरिक अक्षमता या अन्य कारण से खुद लिख या डिक्टेट नहीं कर सकता तो उसके निर्देश और देखरेख में उसके द्वारा नियुक्त न्यायालय का कोई अधिकारी यह काम करेगा। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर मामलों में गवाही का एक विस्तृत और सटीक लिखित रिकॉर्ड हो, परंतु प्रोवाइजो: इस उपधारा के अधीन किसी गवाह का साक्ष्य ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है, अपराध के आरोपी व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में। सरल शब्दों में, गवाह की गवाही को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो वीडियो तरीकों से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अपराधी व्यक्ति के वकील की उपस्थिति में ही होना चाहिए, जैसा कि धारा 308 में भी बताया गया है। महत्व: यह न्यायिक प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे दक्षता बढ़ सकती है, खासकर जब गवाह दूर हो या उसे शारीरिक रूप से पेश करना मुश्किल हो। 2. मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्डिंग का प्रमाण पत्र। 2. जहां मजिस्ट्रेट साक्ष्य को दर्ज करवाता है, खुद नहीं करता, तो वह एक प्रमाण पत्र दर्ज करेगा कि उपधारा 1 में संदर्भित कारणों से साक्ष्य स्वयं उसके द्वारा दर्ज नहीं किया जा सका। सरल शब्दों में, यदि मजिस्ट्रेट ने खुद साक्ष्य नहीं लिखा है बल्कि किसी और से लिखवाया है, जैसा कि उपधारा 1 में अनुमति है, तो उसे एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें वह बताएगा कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, जैसे शारीरिक अक्षमता का कारण। महत्व: यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है जब मजिस्ट्रेट के बजाय कोई और रिकॉर्डिंग करता है। 3. साक्ष्य का स्वरूप। 3. ऐसा साक्ष्य आमतौर पर एक कथा के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ अ नैरेटिव, दर्ज किया जाएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट अपने विवेक से ऐसे साक्ष्य के किसी भी हिस्से को प्रश्न और उत्तर के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, दर्ज कर सकता है या करवा सकता है। सरल शब्दों में, सामान्य तौर पर गवाह की गवाही को कहानी के रूप में, यानी एक निरंतर पाठ के रूप में, जैसे गवाह बोलता जाता है, दर्ज किया जाएगा। लेकिन मजिस्ट्रेट
यदि उसे लगता है कि यह आवश्यक है तो अपने विवेक का प्रयोग करके गवाही के किसी भी हिस्से को सवाल जवाब के रूप में, यानी वकील का सवाल और गवाह का जवाब अलग अलग, भी दर्ज कर सकता है या करवा सकता है। महत्व: यह गवाही की स्पष्टता और सटीकता के बीच संतुलन बनाता है। प्रश्न उत्तर प्रारूप कभी कभी विशेष रूप से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अधिक सटीक रिकॉर्ड प्रदान करता है। फार मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर 4 इस प्रकार दर्ज किया गया साक्ष्य मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित होगा और अभिलेख का हिस्सा बनेगा। सरल शब्दों में, एक बार गवाही लिख ली जाने के बाद उस पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षरित होने के बाद यह गवाही मामले के आधिकारिक रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगी। महत्व: यह गवाहों की गवाही की प्रमाण। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 311, जो सत्र न्यायालय के समक्ष विचारणों में अभिलेख, रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन से संबंधित है। यह धारा सत्र न्यायालयों में गवाहों की गवाही, साक्ष्य को कैसे दर्ज किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया बताती है। सत्र न्यायालयों में आमतौर पर सबसे गंभीर आपराधिक मामलों जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती आदि का विचारण होता है।